हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 40 पे फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसा मेटल जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच कैन बी ईजिली कट विद नाइफ। तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे मेटल्स के जिनको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। इट मीन्स हमें उन सॉफ्ट मेटल के एग्जाम्पल देने होंगे। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट मेटल हैं वो है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, और इन मेटल्स को हम ईजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें यहाँ पर उन मेटल्स के एग्जाम्पल देने होंगे जो बेस्ट कंडक्टर है हीट के, मीन्स जो अपने अंदर से ज़्यादा हीट को पास कर सकते हैं। तो वो मेटल्स हैं सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मेटल ऐसे होंगे जो पुअर कंडक्टर होंगे हीट के, मीन्स वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देंगे। तो उन मेटल्स के एग्जाम्पल रहेंगे लेड और मरकरी। तो लेड और मरकरी दो ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल होते हुए भी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 पे ही आपको सेकंड क्वेश्चन मिलता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल और डक्टाइल वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या रहेगा। तो मैलिएबल के लिए हम लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या हैं, मैलिएबल हैं, क्योंकि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्योंकि हम मेटल्स को थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उनकी बीटिंग करेंगे बाई हैमर। मीन्स जब हम उन पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो वो मेटल्स थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो जो मोस्ट मैलिएबल मेटल रहेंगे वो हैं सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं जिनको हम फॉयल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी फॉयल को मिठाइयों पर भी लगाते हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल डक्टाइल होते हैं क्योंकि मेटल्स को हम स्ट्रेच करेंगे तो उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो मोस्ट डक्टाइल है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इट मीन्स आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जब आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाओगे तो वो वायर कितनी पतली हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज 46 पे फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, वाई सोडियम मेटल इज कैप्ट एमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल है उसको हम स्टोर करके रखते हैं इन कैरोसिन ऑयल। तो इसका क्या रीज़न रहेगा। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, सोडियम मेटल इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, एंड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर। और जब आप इसको एयर के कांटेक्ट में लेके आओगे, और एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स जिनको हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो वो सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अब देखो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे सोडियम मेटल की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो यहाँ पर जब हम सोडियम को एयर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इसके साथ साथ देखो हीट भी जनरेट होगी। जब ये सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और इसके साथ साथ हीट भी जनरेट होगी। इसी तरह से जब सोडियम मेटल वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा जो एयर में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से ये सोडियम मेटल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम एटम और 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे बोथ साइड्स। तो ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है। तो इन रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि जब भी सोडियम मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा जो एयर में प्रेजेंट होंगे, तो वो सोडियम मेटल सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। सो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर
एंड समटाइम्स सोडियम मेटल कैचेज फायर। अब सोडियम मेटल आग क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होती है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होती है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो एक हाईली कंबस्टिबल गैस है जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है। तो इसका मतलब जब इस हाइड्रोजन गैस का कंबस्टन होगा तो वहाँ पर ये सोडियम मेटल भी जलने लगेगा। सो we kept sodium metal immersed in kerosene oil to prevent their reaction with oxygen and moisture। तो सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं, वो सोडियम मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो लंबे समय तक सोडियम मेटल को स्टोर करके रखने के लिए हम उस सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 पे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन मिलता है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिएक्शन लिखनी होगी आयरन की विद स्टीम। और स्टीम क्या है, वाटर ही है जो गैसियस स्टेट में है। जब ये सॉलिड आयरन इस स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये Fe3O4 कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो जो ये आयरन का ऑक्साइड बनता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आयरन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो इस वाटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें रिएक्शन लिखनी होगी कैल्शियम की विद वाटर और पोटेशियम की भी वाटर के साथ। तो कैल्शियम मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है और ये वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब ये कैल्शियम इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखो ये कैल्शियम कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होगी। तो इस रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में आपको 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इससे बैलेंस हो जाएंगे, कैल्शियम भी यहाँ पर बैलेंस फॉर्म में है। अब हम रिएक्शन लिखेंगे पोटेशियम मेटल की विद वाटर जो लिक्विड स्टेट में है। तो जब ये पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपने कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा जो हमें मिलता है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में और यहाँ से भी देखो हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और इस वाटर को भी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है तो पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्शन थी आयरन कैल्शियम और पोटेशियम की विद वाटर एंड स्टीम। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 पे आपको थर्ड क्वेश्चन मिलता है, उसकी स्टेटमेंट में गिवन है कि आपको सैंपल दिए गए हैं 4 मेटल्स के जो हैं A, B, C और D और उन मेटल्स को हम ऐड करेंगे टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस 1 बाय 1। जो हमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं 4 आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन हैं, उनमें हम 1 बाय 1 इन 4 मेटल्स को ऐड करेंगे। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा जब उन मेटल्स को आप इन 4 सॉल्यूशंस में ऐड करोगे तो उन्होंने उस रिजल्ट को इस टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास किन किन मेटल्स के सॉल्यूशन हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर आयरन का सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्यूशन है, जिंक का है और सिल्वर का है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है यहाँ पर जिंक, फिर उसके बाद है आयरन, फिर उसके बाद है कॉपर और सबसे कम रिएक्टिव है सिल्वर मेटल। अब हम देखेंगे कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और कहाँ नहीं होती जब हम उन 4 मेटल्स A, B, C और D को इन मेटल के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो यहाँ पर देखो A के लिए A ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं की है जब हमने उसको आयरन सल्फेट में डाला है, लेकिन जब A को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। इसका मतलब ये जो मेटल A है वो आयरन से कम रिएक्टिव है लेकिन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो A मेटल कहाँ आएगा, बिटवीन आयरन एंड कॉपर। तो अब हम देखेंगे सेकेंड मेटल B।
बी को हम डालेंगे इन 4 सॉल्यूशंस में, तो देखते हैं जब बी को हमने आयरन सल्फेट में डाला है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, लेकिन जब बी को हमने जिंक सल्फेट में डाला है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो बी मेटल है वो आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव है। तो जिंक से कम रिएक्टिव रहेगा तो वो जो बी मेटल रहेगा वो रहेगा बिटवीन जिंक एंड आयरन। अब थर्ड मेटल सी है हमारा, उसको हमने डाला है इन सभी 4 सॉल्यूशंस में, तो आयरन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर में भी नहीं हुई और जिंक में भी नहीं हुई। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हमें मिलती है, इन, इसका मतलब जो सी मेटल है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर मेटल से। तो जो सी मेटल रहेगा वो आएगा बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर। अब फोर्थ मेटल हमारा है डी, और उस डी को भी हमने इन 4 सॉल्यूशंस में 1 बाय 1 ऐड किया है। तो हम क्या देखते हैं, तो वहाँ से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है उससे हमें पता चलता है कि डी ने किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया है। इट मीन्स तो डी क्या है, इन सभी से लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब डी मेटल आएगा सिल्वर से नीचे। तो हमारे पास देखो इस तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब हमें इन ए बी सी और डी मेटल में से ही पता लगाना होगा कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो देखो यहाँ बी मेटल है जो इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज बी। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो जब आपने बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है तो क्या ऑब्जर्व करोगे। अब देखो बी कहाँ है, कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट मीन्स बी को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये बी मेटल इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखो बी को हम डालेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट में, तो बी क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है इस कॉपर से। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, हमें अरेंज करना है उन सभी मेटल्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इसके लिए भी हम इसी टेबल को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमें क्या मिलता है, यहाँ पर बी मेटल मिलता है, उससे कम रिएक्टिव मेटल रहेगा ए, और उससे कम रिएक्टिव मेटल रहेगा सी, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल हमें मिलता है वो है डी। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स 46 पेज पे ही फोर्थ क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ए रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर हम एक रिएक्टिव मेटल लेंगे जिंक, और जब इस जिंक को हम डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है वो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये जिंक मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये एक सॉल्ट बना लेगा अपना जिंक क्लोराइड जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, और यहाँ से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो जब हम रिएक्टिव मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन की, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो आयरन मेटल की हम रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ से भी देखो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, क्योंकि जो आयरन मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएगा। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से जो जिंक मेटल है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, क्योंकि जिंक मेटल भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो ये जिंक मेटल इस HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से भी रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 पे ही आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिलता है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। हमने जिंक मेटल लिया है सॉलिड स्टेट में और इसको ऐड किया है किसमें, आयरन 2 सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, जिसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन से ऊपर आता है, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे जिसमें जिंक ने इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से जिंक
सल्फेट बनेगा और यहाँ से आयरन हमें मिलेगा इन सॉलिड स्टेट। अब जो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलता है वो रहेगा यहाँ पर कलरलेस। तो लाइट ग्रीन कलर कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 49 पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो जब भी आप किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें उस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चलता है। और देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे और इस सोडियम के अराउंड उतनी ही डॉट लगाएंगे जितने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल रहेगा सोडियम का। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के लिए भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2 6। इट मीन्स इस ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस ऑक्सीजन के सिंबल के अराउंड हम 6 डॉट लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल रहेगा ऑक्सीजन का। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखेंगे मैग्नीशियम के लिए, जिसका सिंबल है Mg और इसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2a2। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस मैग्नीशियम सिंबल के अराउंड हम 2 ही डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिख सकते हैं और इसके लिए हमें उस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही डॉट हमें उस एलिमेंट के सिंबल के अराउंड लगाने होंगे। तो उस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमें उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो इसके लिए हम 2 सोडियम एटम लिखेंगे और उनके ऊपर हम सिंगल डॉट लगाएंगे। और ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में, तो ऑक्सीजन का भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखेंगे। अब देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से ये सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर देगा। तो यहाँ से देखो हमें कितने सोडियम आयन मिलते हैं, 2 सोडियम आयन और 1 ऑक्साइड आयन। और जब ये कंबाइन करते हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा सोडियम ऑक्साइड का वो रहेगा Na2O। इसी तरह से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन लिखेंगे बाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट रहेंगी और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो ये डोनेट करेगा ये मैग्नीशियम एटम। तो जब ये मैग्नीशियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, मीन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन एटम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जब ये मैग्नीशियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल ऑक्सीजन एटम को डोनेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम 2 आयन और ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्साइड आयन। तो जब ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयन कंबाइन करते हैं तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो सोडियम ऑक्साइड में आयंस प्रेजेंट हैं सोडियम एंड ऑक्साइड, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वहाँ पर आयंस प्रेजेंट हैं मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयंस। स्टूडेंट्स पेज नंबर 49 पे ही आपको सेकंड क्वेश्चन मिलता है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयन से। जैसे अभी हमने देखा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो मैग्नीशियम 2+ आयन है और ऑक्साइड आयन है, तो ये अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे इन आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देयर कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक कंपाउंड्स के जो कैटायंस और एनायंस हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और यही रेस्पॉन्सिबल होगा उन आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 53 पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल, ओर एंड गैंग। तो मिनरल क्या रहेंगे? मिनरल वो सभी नेचुरल कंपाउंड्स रहेंगे मेटल्स के विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल वो सभी नेचुरल कंपाउंड्स होंगे मेटल के विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ओर। तो ओर को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर वो सभी मिनरल होंगे जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट मीन्स मेटल को ऑब्टेन करेंगे उनके कंपाउंड से इजीली और प्रॉफिटेबली। तो वो सभी मिनरल्स रहेंगे ओर्स। थर्ड है गैंग। गैंग क्या होगी? जो मिनरल्स या ओर्स होंगे उनके साथ कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, उन्हीं को हम बोलते हैं गैंग। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे गैंग को? द अर्थी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग। और देखो, गैंग को हम कई बार क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स भी वही अर्थी इम्प्योरिटीज होंगी जो उस ओर में प्रेजेंट होंगी। तो स्टूडेंट, पेज नंबर 53 पे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन मिलता है। उसमें पूछा गया है, नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ऐसे दो मेटल्स के नाम बताओ जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। तो वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम। दीज आर द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। इनका हमें कोई भी कंपाउंड नहीं मिलता नेचर में, ये हमें इसी प्योर फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। किसी मेटल के ऑक्साइड से हम मेटल किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? तो वो प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस। बाई रिडक्शन प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल्स। क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस में हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे और उस रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से जो मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है उसको हटाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 जो सॉलिड फॉर्म में है, और जब हम इसको एल्यूमिनियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो ये एल्यूमिनियम मेटल इस आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा। तो यहाँ से देखो, आयरन से ऑक्सीजन चला गया है और ये एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया है इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये आयरन हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने इस आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किया है और खुद ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आयरन का रिडक्शन हुआ है लेकिन एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 55 पे फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। तो हमें जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को हीट करना है विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स। सो इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपको किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व होगी? तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम मेटल ऊपर होता है, उससे नीचे हमें जिंक मिलेगा और उससे नीचे मिलता है हमें कॉपर मेटल। तो अब हम देखेंगे कि जब हम जिंक ऑक्साइड को इस जिंक के साथ हीट करते हैं तो हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम मैग्नीशियम को जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इस जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जब इस कॉपर को हम जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। तो यहाँ पर भी हमें कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकंड केस में जब हम जिंक को हीट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से, और मैग्नीशियम क्या है? मोर रिएक्टिव है जिंक से, तो यहाँ पर भी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम इस मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर भी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इस कॉपर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से बहुत
लेस है तो ये कॉपर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। अब थर्ड केस है, जब हम जिंक मेटल को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो क्या है, जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इन दोनों केस में ही हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्व होगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगी। लेकिन जब कॉपर को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 55 पे, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। स्टूडेंट यहाँ पर 2 ही मेटल हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जिनका कोरोजन नहीं होगा जब आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए एयर में एक्सपोज करोगे या एयर के कांटेक्ट में रखोगे। लेकिन सिल्वर मेटल का कोरोजन हो जाता है और उसके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसका कलर होता है ब्लैक। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 55 पे, व्हाट आर एलॉयज। तो एलॉयज क्या है, ए सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और ए मेटल विद ए नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय क्या है, एलॉय एक सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का या किसी एक मेटल का किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, तो उस सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं एलॉयज के। तो एलॉय ऑफ मेटल्स क्या है यहाँ पर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास एक एलॉय है 2 मेटल्स का जो है कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज भी 2 मेटल्स का एक एलॉय है जो है कॉपर और टिन। टिन के लिए सिंबल रहेगा Sn। अब हम एक एग्जांपल लेंगे एक एलॉय का जिसमें एक मेटल को हम मिक्स करते हैं किसी नॉन मेटल से, और वो एग्जांपल है अपना स्टील का, क्योंकि स्टील को हम बनाते हैं जब हम आयरन मेटल के साथ एक नॉन मेटल कार्बन को मिक्स करते हैं, तो उससे जो एलॉय बनेगा वो रहेगा स्टील। स्टूडेंट्स आई होप आपको जो कुछ भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।